अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट्स चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मसल मूवमेंट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि स्केलेटल मसल्स किन्हें कहा जाता है। नो डाउट ऐसे मसल्स जो हमारे स्केलेटन के साथ पाए जाते हैं, जो हमारी हड्डियों के साथ होते हैं, उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि ये हमारी हड्डी है और हड्डी के ऊपर ये जो मसल पाया जा रहा है, इसे हम दूसरे लफ्जों में मसल टिश्यू भी कह सकते हैं। और इस मसल टिश्यूज के अंदर बहुत सारे मसल सेल्स या हम उन्हें मसल फाइबर भी कह सकते हैं, वो पाए जाते हैं। एक मसल सेल या मसल फाइबर को अगर हम देखें तो हमें ये इस तरह से कुछ डायग्राम इसकी नजर आती है। ये एक मसल फाइबर है जिसे हम दूसरे लफ्जों में मसल सेल भी कह सकते हैं। मसल सेल में जिस तरह से मैं आपको कहता चलूँ कि किडनी के रिलेटेड कोई भी फंक्शन या कोई भी चीज़ होती है तो हम उसमें हमेशा किडनी से रिलेटेड करने के लिए हम रीनल का वर्ड यूज़ करते हैं। और इसी तरह से हार्ट से रिलेटेड करने के लिए हम उसमें कार्डियक का वर्ड यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे जब भी हम मसल फाइबर या मसल सेल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे सार्को का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये जो वर्ड है ये हर चीज़ के शुरू में आएगा, सार्को। ठीक है, इसी तरह से जैसे इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके हम सार्कोलेमा कहेंगे। इसी तरह से जो इसकी नर्व है, ये एक नर्व है जो यहाँ पे केमिकल सिग्नल पहुंचा रही है। और इसी तरह से इसके अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं या मायोफाइबर्स होते हैं, या आप इसे मायोफाइब्रिल्स भी कह सकते हैं। मसल फाइबर की जो एग्जाम्पल है या मसल फाइबर की जो स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल एक इलास्टिक की तरह होती है। जिस तरह से घरों में पहनने वाला बच्चों का इलास्टिक होता है, उसमें डिफरेंट फाइबर्स आपने देखा होगा पूरी लेंथ में ये चल रहे होते हैं और उसका काम कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जस्ट वो कंट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है, कंट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। इसी तरह से हमारा जो मसल टिश्यू होता है या मसल फाइबर सेल है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का मालिक होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स हैं डिफरेंट, जो डिफरेंट प्रोटीन फाइबर्स से मिलके बने हैं, जिनका जिक्र हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। अब इसमें अगर आप देखें गौर से तो ये आपको एक टी सा नज़र आ रहा है। इस तरह से टी बने हुए हैं। ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये उसकी लेंथ है। इन्हें हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। ये टी ट्यूब्यूल बहुत ज़्यादा तादाद में एक मसल फाइबर के अंदर पाए जाते हैं। और इन टी ट्यूब्यूल के दरमियान जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यानी कि आप कह सकते हैं कि द एरिया बिटवीन टू सक्सेसिव टी ट्यूब्यूल्स और एडजेसेंट टी ट्यूब्यूल्स, उसे हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर जो है ये एक हिस्सा है, ये एरिया है, या इसे आप स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं। ये आगे हम देखेंगे कि इसके सारे के सारे जो इसके मसल फाइबर का फंक्शन है वो इससे रिलेटेड ही है। इसी तरह से जैसे आगे बढ़ते चले तो हम कहते हैं एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो यकीनन इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसे हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे। मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि जो भी इसमें चीज़ आएगी उसके शुरू में हम सार्को का वर्ड लगा रहे हैं। इसी तरह इसकी सेल मेम्ब्रेन से सार्कोलेमा कहा जा रहा है, इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जा रहा है। इसी तरह से इसमें अगर कोई जिस तरह से एक सेल में रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसे भी हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसकी यहाँ पे शेप नहीं बनाई जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है। हम जस्ट वैसे ही इसे नोट डाउन कर रहे हैं कि इसके अंदर जो रेटिकुलम है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस भी आप इसमें दे सकते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी है क्योंकि ये एक सेल है। अब हम आगे लेके जब चलते हैं तो हम इसको टॉपिक को लेके चलेंगे सार्कोमियर के लिहाज से। देखें, हम जब यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, तो उसमें हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में हमें उसमें कुछ हिस्से हमें डार्क नज़र आ रहे होते हैं, कुछ हिस्से हमें लाइट नज़र आ रहे होते हैं, हमें बैंड्स नज़र आते हैं। ठीक है, और उन बैंड्स को अगर हम बनाएं तो वो असल में बैंड जो है वो हम एक सार्कोमियर के अंदर देख रहे हैं। और सार्कोमियर क्या था कि दो कंसेक्टिव टी ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो हिस्सा था उसे हम सार्कोमियर कह रहे थे। अब हम एक सार्कोमियर जो है उसकी स्ट्रक्चर बनाने लगे हैं माइक्रोस्कोप में, जो हमें बैंड्स नजर आते हैं उसके लिहाज से। देखें, सार्कोमियर में कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं।
ये थिन प्रोटीन्स और थिक प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं अपने घर में। जैसे कि आपके पास एक रोशनी का सोर्स है, जैसे बल्ब है, आप उसके ऊपर एक थिक जो है वो कपड़ा, वुलन या आप कोई टॉवल वगैरह जो है उसके ऊपर ओढ़े, और आप देखिए कि उसमें से हमें रोशनी नज़र नहीं आएगी, वो बिल्कुल अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक है। और इसी तरह से आप कोई बारीक कपड़ा लें और उसे किसी सोर्स के ऊपर, रोशनी के ऊपर, बल्ब के ऊपर डालें, तो आपको उसमें से रोशनी दिखाई देगी। इसी तरह से जो आपका सार्कोमियर होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स कुछ बहुत ज़्यादा थिक है और कुछ बहुत ज़्यादा थिन है। जो थिन प्रोटीन्स हैं उनमें से रोशनी गुजर सकती है, तो इसलिए वो हमें लाइट बैंड की सूरत में दिखाई देता है। और जो थिक प्रोटीन्स हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी थिक मटेरियल है, तो इसमें से रोशनी नहीं गुजर पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें अंधेरा नजर आता है। उसे हम जो है वो ए बैंड के तौर पे कह देते हैं। अब जैसे अगर हम देखें इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बारीक वाले फिलामेंट्स हैं ये एक्टिन के हैं। आपने ये प्रोटीन्स पहले सुनी हुई हैं इनके बारे में। और जो ये थिक वाली हैं इनको हम मायोसिन कह लेते हैं। मैं यहाँ पे अलग बना देता हूँ। जो यहाँ पे थिन वाली है वो एक्टिन है, और जो यहाँ पे थिक वाली प्रोटीन है ये वाली, ये मायोसिन है। मायोसिन काफ़ी थिक होती है और एक्टिन जो है वो काफ़ी थिन जो है वो उसके फिलामेंट्स होते हैं, और ये मसल मूवमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब जैसे कि अगर हम देखते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो हमें कुछ हिस्सा इसमें डार्क नज़र आता है, कुछ हिस्सा हमें लाइट नज़र आता है। जो लाइट हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमें लाइट नज़र आता है। ये वाला भी इसी तरह से थिन प्रोटीन से मिलकर बना है, और ये भी हमें लाइट नज़र आता है। जो लाइट हिस्सा है उसे हम आई बैंड कहते हैं, ये भी आई बैंड है। एक सार्कोमियर के अंदर 2 आई बैंड हैं, और अगर हम इसके थिक वाला हिस्सा देखें तो इसके हमें ये वाले हिस्से में सिर्फ डार्कनेस ही ऑब्जर्व होती है। इसलिए इसे मैं चाहूँगा कि इसे मैं ऊपर लेबल कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम होती हैं। अब इसके लिए ये मुश्किल होता है कि किसी चीज़ तो हमारे पास आई बैंड या लेकिन यहाँ लाइन है, ये फिर आप कह लें कि स्याह रंग की है, तारीख है, इसे हम एम लाइन कह देते हैं। डार्क बैंड जिसे ए बैंड कहा जाता है, ए बैंड के बीच में रोशनी वाला हिस्सा जिसे एच जोन कहा जाएगा। एच जोन के अंदर एक और लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, जो कि डार्क है, उसे हम एम लाइन कहते हैं। जैसे ये लाइंस हैं, ऐसे ही आई बैंड जो है, जो रोशनी वाला बैंड था, उसमें से भी कुछ लाइंस गुजर रही हैं। इन लाइन को हम जी लाइन कहते हैं। ये जो जी लाइन है
या आप ऐसे समझ लें जैसे ये भी डार्क लाइंस होती हैं जो लाइट बैंड में से गुजर रही हैं। हम सार्कोमियर की जब डेफिनेशन करते हैं तो हम सार्कोमियर की दो डेफिनेशन कर लेते हैं। एक तो हम सार्कोमियर की डेफिनेशन ये करते हैं कि दो टी ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो एरिया है, जो जगह है, जो सेगमेंट है, उसे हम सार्कोमियर कह देते हैं। या हम दूसरी डेफिनेशन ये कह लेते हैं, हम कहते हैं कि दो जी लाइंस के दरमियान जो एरिया है, जो सक्सेसिव जी लाइंस के दरमियान, यही है ना सार्कोमियर। तो सार्कोमियर जो दो जी लाइंस के दरमियानी हिस्सा है उसे हम भी सार्कोमियर कह देते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन सार्कोमियर के लिहाज से आ गई। और एक तीसरी डेफिनेशन जो हमें बुक में मिलती है वो ये है कि सार्कोमियर इज द स्मॉलेस्ट कंट्रैक्टाइल यूनिट। तो मसल फाइबर के अंदर, क्योंकि ये टी ट्यूब्स जो है, हम तो यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, ये सिंपल लेवल की है, इसमें ये हमने 2-3 जो है वो टी ट्यूब्स बनाए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तलाश में थे। और दो टी ट्यूब्स के दरमियान जो एरिया है उसे हम एक सार्कोमियर कहते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे सार्कोमियर की तार भी बहुत ज़्यादा सारी होती है। तो एक मसल फाइबर के अंदर ये एरियाज, डार्क बैंड, लाइट बैंड, हमें डिफरेंट स्ट्रिप्स नजर आती हैं जब हम उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर, जिसे हम स्केलेटल मसल फाइबर सेल की स्ट्रक्चर कहेंगे। इसमें हमने और जो करना था वो, एक तो हमें सेल की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, इसे लेवलिंग आनी चाहिए, और दूसरा उसमें हमने देखना है कि जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें लाइट और डार्क बैंड्स नजर आते हैं। अब जो लाइट बैंड्स हैं उसमें कौन सी प्रोटीन है? एक्टिन है। और जो डार्क बैंड है उसमें मायोसिन है। और जो डार्क बैंड है उसे हम ए बैंड कहते हैं, लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं। ए अंधेरे से आपने याद रखना है, ये एक देसी कुलिया था। और ए बैंड के अंदर जो है वो एक लाइट वाला हिस्सा है जिसे हम एच जोन भी कहते हैं, और एच जोन के अंदर जो है वो एक डार्क लाइन है जिसे हम एम लाइन कहते हैं। इसी तरह से आई बैंड के रोशनी वाला हिस्सा है, इस बैंड के अंदर एक हमें डार्क लाइन नजर आती है जिसे हम जी लाइन कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है जिसमें स्केलेटल मसल सेल जो है ये इसकी स्ट्रक्चर थी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो स्केलेटल मसल फाइबर जो है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर आ जाती है। अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखें तो अगर हम यही डायग्राम, मैं चाहूँगा कि इसको मैं जो है वो बना ही रहने दूँ, जी लाइन, और इसे हमने कहा था ए बैंड, और ये एम लाइन थी, ठीक है। अब ये इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट जोन्स जो हैं वो दिखाई दे रहे थे, और हम कहते थे कि ये ए बैंड है, आई बैंड है। अब हमने जस्टिफाई ये करना है कि ये मूवमेंट किस तरह से होती है, और ये भी जस्टिफाई करना है कि ये जो प्रोटीन्स हैं, जिसे हमने बारीक वाली जो मायोफिलामेंट्स, उन्हें हमने एक्टिन कहा है, जो थिक वाला है उसे मायोसिन कहा है, इनकी क्या तरतीब होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें ये किस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए ये डायग्राम जो है ये बुक पे अवेलेबल नहीं है, इसको आप काइंडली कर लें। इसमें ये होता है, हमारी जो मायोसिन प्रोटीन है इसका फिलामेंट काफी थिक होता है, ये इस तरह से मौजूद होती है। ये एक मायोसिन का मायोफाइब्रिल हमने बनाया है, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे हेड्स होते हैं, इन्हें हम क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं, या इन्हें हम हेड्स भी कहते हैं। और ये प्रोटीन कौन सी है? मायोसिन। और मायोसिन कौन सा बैंड बनाती थी? दैट इज ए बैंड। इसके ऊपर हमने जो देखा वो लाइट बैंड था, जो आई बैंड था, और इसमें एक्टिन प्रोटीन थी। एक्चुअली यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन सिर्फ नाम इसलिए लिया गया था क्योंकि इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन एक्टिन का होता है। इसके अलावा भी इसमें प्रोटीन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी हम ड्रा करेंगे। अगर हम इसमें देखें, जिस तरह से हम तस्वीर बनाते हैं तो हमने एक दोहरी तस्वीर बनानी है। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है, डबल मॉलिक्यूल है, दो लाइनें हम बनाएंगे। ये जो दो लाइनें हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जा रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो लाइंस हैं तस्वीर की, तो जिस तरह उसमें मोती होते हैं वैसे ही ये प्रोटीन के जो है मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर हम इसमें देखें
तो हमें यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल नजर आता है जो इसके ऊपर इस तरह से जा रहा है। ये भी एक डबल मॉलिक्यूल है। ये जो हमने पहले बनाया डबल मॉलिक्यूल, ये एक्टिन था। जो हमने पहले कहा कि जो लाइट बैंड में ये बारीक प्रोटीन के मायोफाइब्रिल्स हैं, इन्हें एक्टिन कहा जाता है। ये एक्टिन बनाया हमने। इसके ऊपर ये जो डबल मॉलिक्यूल एक और फ्लोट करता हुआ जा रहा है, ये ट्रोपोमायोसिन है। इसे हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ये भी डबल मॉलिक्यूल होता है, एक्टिन का भी डबल मॉलिक्यूल होता है। और एक तीसरी और लास्ट प्रोटीन है, उसका ट्रिपल मॉलिक्यूल होता है, जिसका एक सिरा ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होता है, एक मॉलिक्यूल या एक सिरा आप कह लें वो एक्टिन से जुड़ा होता है, और एक जो मॉलिक्यूल है वो आजाद होता है। इसे हम, इस प्रोटीन को हम ट्रोपोनिन कहते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक ए बैंड जो है, हमने कहा उसमें मायोसिन प्रोटीन है जो कि बहुत ज्यादा थिक है। हमने मायोसिन का जो फिलामेंट बनाया है उसमें उसके क्रॉस ब्रिजेस दी हैं, हेड्स हैं। इन हेड्स का क्या काम है ये भी हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट, आगे हम इस पर प्रोसीड कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो थिन फिलामेंट हमने बनाया है, ये वाला जिसे हम आई बैंड कहते थे, इसमें 3 किस्म की प्रोटीन है। नंबर 1 एक्टिन, नंबर 2 ट्रोपोमायोसिन एंड नंबर 3 इज ट्रोपोनिन। एक्टिन जो है वो तस्बीह के दानों की तरह होता है और डबल मॉलिक्यूल होता है। और ट्रोपोमायोसिन जो है ये भी डबल मॉलिक्यूल है, ये भी इसके ऊपर इस तरह से फ्लोट कर रहा है। और ट्रोपोनिन जो होता है, इसके 3 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसका एक सिरा एक्टिन के साथ जुड़ा होता है, दूसरा सिरा इसका ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा होता है, और जो तीसरा सिरा होता है ये आजाद होता है। तीसरा सिरा किससे जुड़ेगा? क्वेश्चन इज दैट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तीसरा सिरा उसका या तीसरा जो उसका मॉलिक्यूल है वो किससे जुड़ेगा? ये जो तीसरा मॉलिक्यूल है इसने कैल्शियम आयन से जुड़ना होता है। इसने किससे जुड़ना होता है? कैल्शियम आयन से। ये जो मॉडल है, ये जो हमने अभी ड्रॉ किया है, इसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। इसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। और ये जो मॉडल है इसे प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एच हेक्सले एंड एफ हेक्सले। 1954 में इन्होंने ये मॉडल दिया। और इस मॉडल के मुताबिक ये 3 किस्म की प्रोटीन लाइट बैंड बनाती हैं। ये अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो ये आई बैंड है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ए बैंड है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। अब ये मूव किस तरह से करेगा? क्वेश्चन ये था कि मूव किस तरह से करेगा। जब हमने मसल सेल बनाया, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको अरेज करने लग जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे काफी ज्यादा सारी चीजें हो गई हैं। हम इसमें देखेंगे कि अगर हम दोबारा मसल फाइबर बनाएं, जो हमने पहले बनाई थी डायग्राम, जब हमने वो डायग्राम बनाई थी इस तरह से, तो हमने इसमें ऐसे टी सिस्टम्स बनाए थे और ऊपर इस तरह से नर्व्स जा रही थी। ये जो टी सिस्टम था, जिसे टी ट्यूब कहा हमने, ये जो टी ट्यूब है ये सेल में ऊपर से नीचे तक पेनिट्रेट कर रहा होता है, ऊपर से नीचे तक पूरे सेल में। और ये जो नर्व है, ये नर्व जब मैसेज लेके आती है, तो ये मैसेज जब इसमें आता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। वो इलेक्ट्रिक करंट नीचे जाता है यहाँ तक, इसकी बेस तक। जब ये इसकी बेस में जाता है तो इस पूरे एरिया में यहाँ साइटोप्लाज्म मौजूद है, और इस साइटोप्लाज्म में एक हमारा ऑर्गेनेली है जिसे हमने कहा था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था ये यहाँ पे मौजूद होता है। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम गेट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कैल्शियम गेट्स। ये जो कैल्शियम गेट्स हैं, ये ऐसे समझ लें कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस मौजूद हैं। जैसे ही करंट बहता है कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। जैसे ही करंट बहता है, जैसे ही ऊपर से नीचे करंट आया नर्व इंपल्स के जरिए, जैसे कि आपने सोचा कि आपका ये बाजू है और आप कहते हैं कि हम इसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इस तरह से, और रिलैक्स करना चाहते हैं इस तरह से, तो ये जो मसल है
हमारे ब्रेन से एक केमिकल मैसेज नर्व इम्पल्स के थ्रू में इस मसल तक गया है, और मसल के टी, जितने भी टी ट्यूब्यूल्स थे, जिन्हें हम टी सिस्टम भी कहते हैं एज अ होल, उन सब के अंदर वो पेनिट्रेट कर जाता है वो करंट, और वो जो करंट है वो जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम गेट्स को ओपन कर देता है। जैसे ही कैल्शियम गेट्स ओपन होते हैं, वैसे ही वो कैल्शियम आयन दौड़ा हुआ आता है यहाँ पे, और आके अटैच हो जाता है ट्रोपोनिन के साथ। जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन अटैच होता है तो वो इसको खींचेगा। जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगा तो इसको खींचेगा। जैसे ही ट्रोपोनिन खींचेगा तो ये ट्रोपोमाइसिन को खींचेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रोपोमाइसिन जुड़ा है। और यहाँ पे अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं एक्टिन फिलामेंट से, इन्हें हम अटैचमेंट पॉइंट कह सकते हैं। ये जो अटैचमेंट पॉइंट्स हैं ये किसके लिए होते हैं? ये मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस के लिए होते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन आया, ट्रोपोनिन को उसने थोड़ा खींचा। जैसे ही ट्रोपोनिन खींची, अब वो जिन जिन चीजों से वो जुड़ी हुई है वो भी खींचेंगे। तो ट्रोपोनिन जैसे खींचेगी तो साथ ही ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन दोनों थोड़ी सी हिले जुलेंगी। जैसे ही वो हिले जुलेंगी तो ये जो नीचे अटैचमेंट पॉइंट है ये एक्सपोज हो जाएगा। जैसे ये अटैचमेंट पॉइंट एक्सपोज होगा, ये क्रॉस ब्रिज ऊपर जाएगा और ऊपर जाके इससे अटैच हो जाएगा। हम इसकी एक अलग डायग्राम बना लेते हैं किस तरह अटैच होगा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा करीब बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये मायोसिन है, और जैसे ही ऊपर नीचे होगा इसका जो क्रॉस ब्रिज है वो जाके अटैच हो जाएगा मायोसिन का। मायोसिन का क्रॉस ब्रिज किससे अटैच हुआ है? एक्टिन के अटैचमेंट पॉइंट पे। पहले वो कहाँ था? वो पहले क्यों नहीं अटैच हुआ? क्योंकि पहले कैल्शियम नहीं था। कैल्शियम के आने से ये हुआ कि ट्रोपोनिन हिली, ट्रोपोनिन के हिलने से ट्रोपोमायोसिन हिली। जब ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हुई है, थोड़ा सा आगे पीछे हुई है, तो ये जो अटैचमेंट पॉइंट था जो कि एक्टिन पे मौजूद था वो एक्सपोज हो गया, जिससे मायोसिन का हेड जाके अटैच हो गया। जब भी ये हेड अटैच होगा एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो जाएगा। जब भी ये अटैच होगा, जब ये अटैच होगा तो ये जैसे ही अटैच हुआ इसने उसे खींच लेना। जैसे ही हेड अटैच हुआ इसने उसे खींच लिया। जैसे कि हम अगर वही डायग्राम दोबारा बनाएं, इस तरह से हमने कहा था ये डार्क बैंड है, ये हमने कहा था लाइट बैंड है। अब इसके क्रॉस ब्रिज जैसे ही इससे अटैच होते हैं यहाँ पे लाइट बैंड से, तो क्या होता है कि नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम क्या आ जाती है कि नेक्स्ट हमारे पास जैसे ही ये क्रॉस बैंड अटैच हुआ है ये इसको खींच लेगा अपनी तरफ, और जैसे ही ये इसे खींचेगा तो क्या होगा? तो थिन फिलामेंट बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो थिक फिलामेंट है जिसे हम मायोसिन कह रहे हैं उसने उसे खींच लिया अपनी तरफ, उसका क्रॉस ब्रिज अटैच हो गया था यहाँ, उसने उसे खींच लिया। अब यहाँ पे जी लाइन थी, हमने कहा था जी लाइन जो है ये ट्रांससेक्ट कर रही है लाइट बैंड में से। अब जी लाइन किधर जाएगी? क्योंकि अब तो लाइट बैंड जो है वो खिंच गया, अब तो वो डार्क बैंड के बिल्कुल ऊपर आ गया, अब तो लाइट और डार्क खत्म हो गया, अब सिर्फ डार्क ही रह गए। तो जी लाइंस जो है वो बिल्कुल कोने पे चली जाएगी। यहाँ अगर आप देखें गौर से तो आपको यहाँ महसूस हो रहा होगा कि ये जो जी लाइंस हैं इनका फासला पहले ज्यादा था, अब कम रह गया। इसका मतलब पहले सार्कोमियर जो है वो रिलैक्स कर रहा था, फैला हुआ था, अब जो सार्कोमियर है वो कंट्रैक्ट हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब मसल मूवमेंट होती है तो तब जी लाइंस का जो फासला होता है सार्कोमियर में, जैसे ही मसल कॉन्टैक्ट होता है तो वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉस ब्रिजेस हैं उन्होंने लाइट बैंड को अपनी तरफ खींच लिया। अब ये मसल जब खींचा हुआ होगा तब इस सिचुएशन में होगा, ये ऊपर वाले मसल बाइसेप की बात कर रहे हैं, तो इसने इस फिलामेंट को खींच लिया तो मसल इस तरह से है। अगर हम ये कहें कि ये मसल दोबारा रिलैक्स हो जाए तो फिर करंट जाएगा, फिर करंट जाएगा, करंट ब्रेन से हमारे नर्व इंपल्स आएगी, वो फिर
एक इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में होगी, वो फिर करंट जाएगा सार्कोरेटिकुलम में, फिर कैल्शियम गेट्स खुलेंगे, फिर अटैच होगा कैल्शियम, फिर ये हिलेगा। जैसे हिलेगा फिर ये सारा मूवमेंट होती है और एक एटीपी दोबारा यूज होगा, फिर एटीपी यूज होगा। एटीपी यूज होने से फिर दोबारा ये जो क्रॉस ब्रिज है ये उतर जाएगा। जैसे ये उतरेगा तो वैसे ही अपनी जगह पे चला जाएगा, मसल दोबारा इस सिचुएशन में आ जाएगा और ज़ी लाइंस का फासला बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मसल कभी जो है वो रिलैक्स कर रहा है, कभी कंट्रैक्ट कर रहा है, कभी रिलैक्स कर रहा है, कभी कंट्रैक्ट कर रहा है, और ये क्योंकि हमारी मर्जी में होता है, इसे हम वॉलंटरी भी कहते हैं। और ये मॉडल जो है ये हेक्सले बरादरान ने जो है वो पेश किया था 1954 में। एक यहाँ पे छोटी सी बात और लिखी गई है, हम इसे कहते हैं ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। ऑल और नॉन रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो एज अ होल टिश्यू मूव करते हैं। अगर एक टिश्यू के अंदर एक मसल फाइबर करोड़ों में होते हैं, अगर हमारा एक टिश्यू हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें जितने मसल फाइबर मौजूद हैं सारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या सारे सारे रिलैक्स कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए, कुछ मसल रिलैक्स कर गए। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया करने की कोशिश की, अगर इसमें आधे मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो इसका मतलब हमारा बाजू तो अटक गया दरमियान में, हमारा बाजू तो आगे नहीं जा रहा। तो सारे के सारे मसल या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सारे के सारे या रिलैक्स करेंगे, तो इसे हम कहते हैं ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये जो यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल होता है, अब देखिए क्रॉस ब्रिज लगा, एटीपी इस्तेमाल हुआ, क्रॉस ब्रिज उतरा, एटीपी इस्तेमाल हुआ। अब जब भी क्रॉस ब्रिज लगेगा या उतरेगा तो एटीपी इस्तेमाल होना, ये एटीपी आता कहाँ से? तो हमारे मसल्स जो होते हैं इनमें एक खास कंपाउंड है जिसे हम क्रेटिन फॉस्फेट कहते हैं। ये भी खास किस्म का कंपाउंड होता है जिसे तोड़ा जाता है और इससे एनर्जी हासिल की जाती है। इसके अलावा वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है। बाज़ औक़ात ऑक्सीजन की कमी की सूरत में यहाँ पे एनरोबिक शुरू हो जाती है। जब एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये जब हमारे मसल्स में जमा हो जाता है तो उससे हम भी कहते हैं कि हमें जो है वो खलियां पड़ गई हैं। ठीक है, और वो सारी की सारी सिचुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया, क्रैम्प्स उसमें जो है वो पड़ने शुरू हो जाते हैं, फटीग हो जाती है मसल में। अब ये जो लैक्टिक एसिड होता है, ये खलियां हैं, ये हमारे मसल में पड़ गई और वो हमारा मसल स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है। जो लोग कभी कभार ना दौड़ने वाले लोग मेरे जैसे जो है वो अचानक दौड़ पड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें खलियां पड़ जाती हैं। या जो लोग स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और उनको पता है कि जब वो जिम में जाते हैं तो वो खलियां पड़ जाती हैं उससे। या ख़वातीन घर में होती हैं तो अचानक एक किसी दिन बहुत ज़्यादा काम करने को मिल जाता है घर में, तो उससे जो है वो खलियां पड़ जाती हैं। तो खलियां उस वक्त पड़ती हैं जब एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो कई दफ़ा मसल मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो है ना उसमें ऑक्सीजन को मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑक्सीजन को मीट करने के लिए जो है ना वो सांस तेज तेज लिया जाता है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन जब कम रहती है तो क्योंकि मसल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हर दफ़ा क्रॉस ब्रिजेस अटैच होते वक्त भी एटीपी चाहिए, डी अटैच होते वक्त भी एटीपी चाहिए, तो उसे जो है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में काम करना पड़ता है और उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है। एक यहाँ पे सिचुएशन आती है जिसे हम रिगर मोर्टिस कहते हैं। रिगर मोर्टिस ऐसी हालत है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान मर जाता है तो अगर उसका जिस्म हम सीधा कर देते हैं बिल्कुल, उसके जो है वो कई दफ़ा अंगूठे जो है बांध दिए जाते हैं, हाथ जो है उनको ऐसे कर दिया जाता है, टांगे सीधी कर दी जाती है, वो इस वजह से की जाती हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसका जहाँ पे मसल्स हैं वो वहीं पे अकड़ जाएंगे। अब देखें, एटीपी की ज़रूरत है हमें हेड ब्रिज को क्रॉस ब्रिज को अटैच होने या डी अटैच होने के लिए। अगर एक इंसान मर गया इसका मतलब वहाँ फैक्ट्री बंद हो चुकी है, वहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है। अगर वहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन हो ही नहीं रही तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने क्रॉस ब्रिज अटैच थे वो अटैच ही रहेंगे, जितने डी अटैच थे वो डी अटैच ही रहेंगे, और जो मसल जहाँ पे होगा वहाँ पे वो स्टिफ हो जाएगा, अकड़ जाएगा। इस सिचुएशन को हम रिगर मोर्टिस कहते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच, आई होप आपको मसल मूवमेंट जो है ये बहुत अहम टॉपिक है। इसमें खासतौर पे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और अटा स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कमेंट्स में अपने व्यूज़ जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।